उपजा है। क्यों मैंने आवश्यकता महसूस की, मुझे पता है, बताया गया कि इस ऑडियंस में डंगायत जी और देवांग भाई ने बताया अत्यंत विद्वान लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अर्थशास्त्र के अत्यंत जानकार बैठे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के महारथी बैठे हैं, विचारक बैठे हैं, चिंतक बैठे हैं। उनके सामने विषय प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन भी होता है, पर मैं एक विद्यार्थी के भाव से अपनी प्रस्तुति करने का प्रयत्न करूंगा। सीखने के लिए भी तो आवश्यक है ऐसे सब जानकार ऑडियंस के सामने अपना देना। तो जिसकी चर्चा की गई, भारत जब स्वतंत्र हुआ और खासतौर से सेकंड 5 ईयर प्लान, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने जो मॉडल स्वीकार किया उसको नाम दिया नेहरू मेलानोबिस मॉडल। सब जानते हैं पीसी मेलानोबिस प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो मॉडल का नाम पड़ा नेहरू मेलानोबिस पड़ा। पहली पंचवर्षीय योजना तो जल्दी में बनाई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान से देश का विकास क्या दिशा पकड़े, वो नेहरू मेलानोबिस मॉडल से देश ने विकास की दिशा पकड़ी। और ये नेहरू मेलानोबिस मॉडल भी भारत का है ऐसा नहीं है, उधार लिया हुआ मॉडल है। दुनिया भर में हैरड डॉमर से लेकर के आज तक जितने ग्रोथ मॉडल्स की गिनती हम करते हैं उन सब ग्रोथ मॉडल से उधार लिया हुआ ये मॉडल था। तो भारत की प्रतिभा, भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत के रिसोर्स एंडोमेंट्स, भारत की प्रॉब्लम वो उसमें से प्रकट नहीं हो रही थी। तो वो प्रकट नहीं हो रही थी, उसका परिणाम क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। जो समस्याएं 1947 में थी वो समस्याओं का समाधान होने के बजाय नित्य नई समस्याओं खड़ी हो रही है। और धीरे धीरे ये ध्यान में आया इस मॉडल की नकल करने के कारण से जिनसे नकल किए वहां पर भी समस्याएं खड़ी हो रही है। जब वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते तो भारत जैसे देश की समस्याओं का समाधान कैसे संभव है। इसलिए रीथिंकिंग की जरूरत है। तब जब हम भारतीय संकल्पना की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई न कोई अभारतीय संकल्पना भी है। एक विश्लेषण की सरलता के लिए मैंने उसको वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल कह दिया है, पर उसको आप ज्योग्राफिकल सेंस में मत लीजिए, वो कॉन्सेप्चुअल सेंस में लीजिए। वेस्ट में भी ऐसे अनेक चिंतक हैं जो बात मैं कहने जा रहा हूं लगभग वैसी बातें वो बोलते हैं, और भारत में ऐसे लोग हैं जिसको हम वेस्ट के साथ जोड़ते हैं वैसा भी चिंतन कर रहे हैं। तो इसको ज्योग्राफिकल सेंस में नहीं लीजिए, कॉन्सेप्चुअल सेंस में लीजिए। तो ये वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल, इसका विकल्प क्यों चाहिए, वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की त्रासदी क्यों है, मैं अपने पहले पार्ट में थोड़ा सा वो बताने का प्रयत्न करूंगा। दो सिस्टम्स की चर्चा डंगायत जी ने कहा कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम और सोशलिस्टिक या कम्युनिस्टिक सिस्टम। डेवलपमेंट के क्षेत्र में आकर दोनों सिस्टम एक हो जाते हैं। एक ही बात का अंतर है, ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्टिक सिस्टम इंडिविजुअल ओनरशिप की बात करता है और कम्युनिस्टिक सिस्टम वो स्टेट ओनरशिप, नेशनलाइजेशन के नाम पर असल में तो गवर्नमेंटाइजेशन है। तो ओनरशिप के सवाल को छोड़ दें तो डेवलपमेंट की दिशा सबकी समान है। बहुत संक्षेप में और सरल रूप में कहना हो तो चार बातें हैं। पहली बात, डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कहते हैं तो वन हैज टू डिफाइन इट, व्हाट इज डेवलपमेंट। हम ये कहते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। क्यों है? मेजरिंग रोड क्या है, किसको हम डेवलप कहेंगे, किसको अनडेवलप्ड कहेंगे। तो जो वर्तमान मॉडल की परिभाषा है वो कहती है डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी, ऐसा डिफाइन करते हैं। जिस देश की रियल पर कैपिटा जीडीपी की वृद्धि हो रही है विकास कर रहा है, और जहां रियल पर कैपिटा जीडीपी की वृद्धि नहीं हो रही है वो विकास नहीं कर रहा। मैं जो आजकल पिछले अनेक वर्षों से सवाल उठा रहा हूं इस जीडीपी पर ही उठा रहा हूं। जीडीपी क्या है? जीडीपी की किसी भी देश में कैलकुलेशन, एस्टिमेशन कैसे होता है? तो जीडीपी को हम सब जानते हैं, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ये जीडीपी है। एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को जोड़ते हैं, वो जीडीपी है। और जनसंख्या से भाग दे दिया तो पर कैपिटा जीडीपी आ गई।
मैं जो आजकल सवाल रेज कर रहा हूँ, ये गणना ही गलत है, ये डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का सही चित्र दे ही नहीं सकती, और भारत जैसी देश की इकोनॉमी का तो सही चित्र इससे मिलता ही नहीं है। 2-3 उदाहरण से मैं अपनी बात कहता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत खेतीहर देश है, खेती होती है। किसान जब अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से पहले वो अपने घर के कंजम्पशन के लिए रख लेता है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ कंजम्पशन। उसके बाद जो बचता है उसी को मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं, उसको बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। तो जीडीपी में गणना किसकी होती है? केवल मार्केटेबल सरप्लस की होती है। ये जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, किसान ने गन्ना बोया, गुड़ रख लिया, खांड रख लिया, चावल बोया, चावल रख लिया, कनक बोया, कनक रख लिया, सब्जी वगैरह लगाई, घर के काम में ले ली। ये जो सेल्फ कंजम्पशन का शेयर हमारे देश में काफ़ी बड़ा है, पश्चिम में नहीं है बड़ा। पश्चिम का रिवाज ही है सब बाजार में ले जाओ, फिर बाजार से खरीद के ले लाओ। तो भारत जैसे देश के लिए इस दृष्टि से ये सेल्फ कंजम्पशन जीडीपी में न आने के कारण से जीडीपी की गणना डिफेक्टिव है। मान लीजिए आप अपने किचन गार्डन में कुछ सब्जियां लगा लें, टमाटर लगा ली, भिंडी लगा ली, तोरी लगा ली, धनिया लगा लिया, पुदीना लगा लिया। गुजरात के लोग मिर्च विर्च काफ़ी खाते हैं तो हरी मिर्च लगा ली, और किचन गार्डन से सीधी सब्जी तोड़ी और किचन में पका ली, मार्केट में तो नहीं गई। वर्तमान परिभाषा ये कहती है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। वस्तु का उत्पादन हुआ है पर जीडीपी में शामिल नहीं हुआ। हमारे यहाँ का फैमिली सिस्टम है, और हमारे यहाँ का फैमिली छोटा मोटा कारखाना ही है, प्रोडक्शन सेंटर है, सर्विस सेंटर भी है और प्रोडक्शन सेंटर भी है। हमारे यहाँ 4 तरह के अचार बनते हैं, मुरब्बे बनते हैं, पापड़ बनते हैं, बढ़िया बनती है। या आपके गुजरात में शायद थेपला पला भी बनता होगा, घर पे ही बनता है बहुत सारी चीज़ें। रोटी और सब्जी तो रोज़ बनती ही बनती है अपने देश में। ये सब चीज़ें किचन में बन रही है, जीडीपी में शामिल नहीं होती। बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, ओल्ड एज हाउस में नहीं रखते। ओल्ड एज हाउस में रखते तो उस सर्विस का मार्केट वैल्यू हो जाती। ये जो हमने घर में माँ बाप की सेवा की उसका मार्केट वैल्यू नहीं है, तो जीडीपी कम हो गई। बच्चों का लालन पालन क्रेच में कर होता तो जीडीपी बढ़ जाती। बच्चों का लालन पालन घर में किया तो जीडीपी घट गई। तो कुल मिलाकर ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, भारत के लिए एप्लीकेबल ही नहीं। मेरे परिचय में बताया गया कि मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक रहा। मान लीजिए मैं अपने बेटे को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, पढ़ा नहीं मेरा बेटा ने इंजीनियरिंग कर ली, पर मैं उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ और उससे कहूँ बेटे मुझे जीडीपी बढ़ाना है, ट्यूशन फीस दे। कोई लेता है क्या अपने बच्चों से? और हम 2 प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तू मेरे बेटे को पढ़ाया कर, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, दोनों एक दूसरे से ट्यूशन फीस लेंगे, देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी की गणना इतनी डिफेक्टिव है। आप सैर करने के लिए जंगल में जाते हैं, ताज़ी हवा के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएंगे तो कार में बैठ कर ना, तो छोड़ तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रहे। तो कार में बैठकर गए तो उसमें पेट्रोल लगा, डीजल लगा, तो उसके कारण से मार्केट वैल्यू है उसकी, पर वहाँ जो नुकसान किया है पर्यावरण का उसका कहीं कैलकुलेशन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जीडीपी के बारे में विचार अब तो सब जगह सवाल उठना शुरू हो गया, केवल मैं उठा रहा हूँ नहीं, वर्ल्ड ओवर जीडीपी बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर बड़े सवाल उठना शुरू हो गए। मैं यह व्याख्यान देने के लिए आया हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में जाता, हमारे हेमंत साहब बैठे हुए हैं, बुलाते नहीं हैं, तो वहाँ जाता तो यूनिवर्सिटी वाले मुझे 5-7-10 हज़ार रुपये देते ना आज के व्याख्यान के लिए, जीडीपी बढ़ जाती। हमारे ये डांगिया साहब कुछ नहीं देने वाले मुझे, जीडीपी घट गई। हमारे देश में हजारों लाखों लोग ऐसे काम करते हैं, विदाउट चार्जिंग दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, पर वो कैलकुलेट नहीं होती जीडीपी में। इसलिए जीडीपी को रिविजिट किया जाना चाहिए, ये मेरा पहला कंटेंशन है। और केवल मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, आप सब लोग तो जानकार हैं, सारी दुनिया में जीडीपी को लेकर के बहुत सवाल उठना प्रारंभ हो गया। दूसरी बात, जब आप डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो उसका कोई एम्स ऑब्जेक्ट्स होता है सेंट्रल। हमारे यहाँ विकास की योजना के बारे में क्या कहेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई, ये विकास की योजना क्यों बनाई? तो एक वाक्य हम इकोनॉमिक्स के लोग बोलते हैं, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस, ऐसा ही शब्द बोलते हैं ना। हाँ,
आम आदमी के रहन सहन स्तर में वृद्धि। मैं दिल्ली से आया हूं, आजकल आम आदमी शब्द प्रयोग करते हुए डर लगता है मुझे। तो सामान्य व्यक्ति के रहन सहन स्तर में वृद्धि होना चाहिए, हमारी सारी डेवलपमेंट का दिशा ये है। अब प्रश्न ये है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता कब है और नीचा कब होता है? हाउ डू वी डिफाइन इट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? आजकल का इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट मॉडल ये कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जिसके पास उपभोग करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा होगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होगा, और जिसके पास उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाएं कम होगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा होगा। तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा ना, दुनिया भर में कंज्यूमरिज्म आएगा ना। ये 2008 में अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आप सब लोग तो मेरे से अधिक जानकार है, उसकी बहुत सारी स्टडीज हुई है, अनेक कारण है, उसमें से एक बहुत महत्व का कारण है कंज्यूमरिज्म। तो अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्राइम एम मान लेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का कारण वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा उपभोग करना ही है, तो कोई मेरा आधा लेक्चर सुन करके चला जाए और सुबह से शाम तक खूब खाए, पूछे तू इतना क्यों खा रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा हूँ, और बहुत अधिक ओवर कंजम्पशन करेगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर की सेवा और जुड़ गई उसकी बास्केट में, और डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दवा लिखेंगे, दवा और उसकी बास्केट में आ गई। वर्तमान परिभाषा कहती है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया। इसके विपरीत एक व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही चीज़ों का उपभोग करता है, उसकी बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज कम है, अभागा बीमार नहीं पड़ता, तो डॉक्टर की सर्विस नहीं मिली, उसको दवा नहीं मिली। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से पहले आदमी की तुलना में दूसरे आदमी का स्टैंडर्ड लिविंग नीचा। डायरेक्शन क्या है देश के लिए, समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए क्या डायरेक्शन है? रिसोर्स क्रंच का चिल्लाहट हो रही है ना समूचे देश भर में, अपने डायरेक्शन ही ये दे दिया कुल मिला करके कि स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना है। हमको जरूरत नहीं है, हम मार्केट में जाते हैं, जरूरत नहीं है हमको चीजें खरीद, पर वो दुकानदार कहता है साहब लेटेस्ट सूट का कपड़ा आया, खरीद लिया ना हमने, जरूरत नहीं है, जरूरत ठीक है, साल भर में शायद एक बार भी एक सूट का नंबर नहीं, हमने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? केवल मात्र इस कंज्यूमरिज्म के दृष्टिकोण के कारण से खरीद लिया। तो दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सेंट्रल एम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का और उसकी जो परिभाषा उसको भी रिविजिट किया जाना चाहिए। तीसरा मेरा कहना है कि जब पहली दो बातें स्वीकार कर लेता है कोई भी ग्रोथ मॉडल, तो उसका थर्ड इम्प्लीकेशन आता है ज़्यादा उपभोग की वस्तुओं के लिए देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, मोर प्रोडक्शन, यही सब्जेक्ट पर सारी दुनिया भर में ना, खूब उत्पादन करो, खूब उत्पादन करो। वो जो जीडीपी बढ़ने की बात हो रही यही हो रही है ना, खूब उत्पादन करो। उत्पादन करने के लिए दुनिया के जो देश बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप्ड देश कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, पर जो सो कॉल्ड डेवलप्ड देश है जिन्होंने ज़्यादा उत्पादन किया, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब किसी भी देश का उदाहरण देख लीजिए, जो ये क्लेम करता है कि हमने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया है देश के लिए, प्राकृतिक साधनों का साहब बेरहमी से शोषण हो गया है, बचे ही नहीं, सारा लोहा खा गए हम, सारा कोयला खा गए, सारा तेल पी गए हम, पानी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, सारे जंगल काट डाले, और अब हम अर्थ समिट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए बड़ी बड़ी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही है। और ये हुआ क्यों एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम? क्योंकि आपका ग्रोथ मॉडल गलत डायरेक्शन में चला गया। आपने ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज का बेरहमी से एक्सप्लॉइटेशन किया है, जिसको आज हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की लगभग 20% आबादी उसमें है। 20% आबादी ने अपना उत्पादन प्राप्त करने के लिए दुनिया के 80% नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया है। बचा क्या है दुनिया में? इसीलिए सस्टेनेबिलिटी का सवाल हो रहा है। इस रास्ते पर चला तो ये पृथ्वी सस्टेन होगी क्या? तो सस्टेनेबिलिटी का सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए इसको भी रिविजिट किया जाना चाहिए। क्या इस प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करके उत्पादन बढ़ाना क्या? इसलिए ये देश दाएं बाएं करते हैं।
एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस में भाषण तो देते हैं, पर एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए कुछ नहीं कहते। अमेरिका ने अभी क्या है, रिसेंटली पेरिस समझौते से अलग हो गया ना। क्यों हो गए भाई? तुम्हारा तो ऑलरेडी इतना उत्पादन हो गया, तुम क्यों हो गए? एनवायरनमेंट पर भाषण तो दे रहे हो, पर एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए जो काम करना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी आदत ऐसी लग गई है। और दूसरा काम क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन के लिए बड़े बड़े कारखानों का निर्माण। और बड़े कारखाने किनको कहते हैं? जिनमें दो काम होता है, एनर्जी का मैक्सिमम प्रयोग। जो जितना बड़ा कारखाना होगा वो एनर्जी बेस्ड होगा, तो एनर्जी क्राइसिस आएगा ना। हम बोल रहे हैं ना एनर्जी क्राइसिस, अरे एनर्जी क्राइसिस तो आना ही है भाई, क्योंकि अपने रास्ता ये पकड़ा है। और दूसरा क्या है, बड़ी बड़ी मशीनों वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण, मनुष्य का कम प्रयोग। आज वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, बेरोजगारी की सबको है ना। अमेरिका के यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या है, यूरोप में बेरोजगारी की समस्या है, एशिया और अफ्रीकन देशों की तो बात ही क्या है, और भारत का तो कहना ही क्या है। तो कुल मिलाकर के जिस ग्रोथ मॉडल की ओर चले हैं, वो ग्रोथ मॉडल समस्याओं का समाधान करने की बजाय समस्याएं बढ़ाने वाला है। और अंतिम बात, ये तीन बातें करने के लिए कुल मिलाकर हमको क्या पढ़ा दिया? मैं भी वही पढ़ाता रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं कोई कम अपराधी नहीं हूँ। हाँ, मैं भी वही पढ़ाता रहा। हमने क्या पढ़ाते हैं ग्रोथ मॉडल में? देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड इज रेट ऑफ ग्रोथ। हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो अदर थिंग रिमेनिंग द सेम में किसको माना? सोशियो कल्चरल ह्यूमन फैक्टर्स आर गिवन, दे आर नॉट वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है आपके पास में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो। अब हमारे देश के पास में इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो फिर इन देशों ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, हम तुमको उधार दे देंगे। वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, IMF आ जाएगा, WTO आ जाएगा, विदेशी MNC आ जाएंगी, FDI आ जाएगा, ये सब खेल हो जाएगा ना। तो डेट ट्रैप है। दुनिया के देशों में जिनको हमने डेवलपिंग कंट्रीज कहा, वो विकास के नाम पर बेचारे डेट ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि सारा ग्रोथ मॉडल ये लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल से छुटकारा मिलना चाहिए, कोई नए रास्ते को तलाश करना चाहिए। और केवल मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, आजकल वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है ना, तो 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ इसमें मत मानिए। 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? विकास के जिस मॉडल को दुनिया अपना रही है उसने दिया क्या है, वो बोल रही है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है, जॉबलेस है। हिंदुस्तान में भी 7-8% की ग्रोथ रेट UPA 2 में गई ना, तो सब इकोनॉमिस्ट ने कहा इससे पीरियड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। और दुनिया के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल रही है विकास का ये मॉडल जॉबलेस ग्रोथ वाला मॉडल है। और दूसरी बात वो बोल रहे हैं ये मर्सीलेस डेवलपमेंट है, ये रूटलेस डेवलपमेंट है, ये वॉइसलेस डेवलपमेंट है, और फिर अंत में कहा ये फ्यूचरलेस डेवलपमेंट है। दिस डेवलपमेंट हैज नो फ्यूचर एट ऑल, ये वो बोल रहे हैं। मैंने इसमें एक बात और जोड़ दी, ये संस्कारहीन विकास है। जिन देशों में सतागति डेवलप हुआ, संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, कोई प्रेम नहीं। इसलिए इसको रिविजिट किया जाना चाहिए, रीथिंकिंग ईमानदारी से करना चाहिए। जितनी चीज स्वीकार करने लायक है अवश्य स्वीकार करनी चाहिए, पर जो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, उसके बारे में पुनर्चिंतन करना ही चाहिए ना। पुनर्चिंतन के इस क्रम में क्या भारतीय जीवन मूल्य कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? यहाँ से मेरा चिंतन प्रारंभ हुआ, कर सकते हैं। मेरी जितनी छोटी बुद्धि ने काम किया, भारतीय जीवन मूल्य निश्चित रूप से नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो पहला सवाल मेरे सामने उपस्थित हुआ कॉन्सेप्ट का। सारा कॉन्सेप्ट का मामला है ना, कॉन्सेप्ट का काल है। हम डेवलपमेंट के लिटरेचर में पहले प्रोग्रेस शब्द प्रयोग करते थे, फिर कहा ग्रोथ शब्द आया, फिर डेवलपमेंट शब्द आया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द आया, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ शब्द आए। सब शब्द देने वाले कह रहे हैं कि अधूरे, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं। हम जो कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये टर्म और टर्मिनोलॉजी उस बताने में समर्थ नहीं। यहां से मेरा चिंतन प्रारंभ हुआ,
भारतीय मनीषा में, भारतीय परंपरा में मंगल शब्द है। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, तुम्हारा मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद मिलता है ना। तो मंगल का मतलब केवल तुम्हारे पास धन हो ऐसा नहीं है,